हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा ए नोन एज कोडर साहब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ओएस को और अच्छी तरह डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, इसके आगे के आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेडलॉक टू अकर? एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए डेडलॉक सिचुएशन अराइज? ये मैंने 3-4 क्वेश्चन एक ही साथ मर्ज कर दिए क्योंकि सारे डेडलॉक के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, देन आगे चलेंगे। पहले समझते हैं डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। कोई रिसोर्स बना है, आप देखो रिसोर्स क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। कोई प्रोसेस है, प्रोसेस पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी, प्रोसेस क्या होता है। कोई प्रोसेस है और उसको कोई काम एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कोई चीजें चाहिए, कुछ रिसोर्स चाहिए। वो जो रिसोर्स हैं वो बेसिकली अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मान लो कोई फाइल का रिसोर्स हो सकता है ना। कोई फाइल का हो सकता है, और किस चीज का हो सकता है भैया, फाइल के साथ साथ टाइम का रिसोर्स हो सकता है ना। प्रोसेसिंग सीपीयू का रिसोर्स हो सकता है, सीपीयू प्रोसेस करेगा, है ना। बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो ये मान लो कोई प्रोसेस वन है, ये है P1, और आगे है हमारे P2, और आगे है हमारे P3। ये है P2 और ये हमारा P3। तो ऐसे ऐसे करके 3 प्रोसेसेस हैं, P2 एंड दिस वन इज P3। ये 3 प्रोसेस हैं। प्रोसेस वन को एक रिसोर्स उसने ले रखा है, बेसिकली होल्ड कर रखा है, विच इज फर्स्ट रिसोर्स। इस फर्स्ट रिसोर्स को एग्जीक्यूट होने के लिए एक और रिसोर्स चाहिए, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा पूरा जब तक इसको रिसोर्स 2 नहीं मिल जाता। बट 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स 3 चाहिए, और 3 को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स 1 चाहिए, और 1 को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्स 2। 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्स 3। 3 को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्स 1। तो ये जो लूप है, ये बकायदा चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। अब ये एक लॉक हो चुकी है सिचुएशन, यानी कोई भी अपना रिसोर्स ना छोड़ सकता, ना अगला वाला ले सकता, क्योंकि अगला वाला तब मिलेगा जब अगला वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगले वाले को भी यही चाहिए। तो ये एक डेडलॉक की सिचुएशन बन चुकी है, लॉक हो चुकी है सिचुएशन, और ये डेडलॉक की सिचुएशन बन चुकी है। समझिए मेरी बात, क्या होता है डेडलॉक? A deadlock is a situation in which two or more processes are waiting indefinitely for resources that are being held by each other, preventing further execution. Indefinitely को तो यहाँ पे infinitely भी लिख सकते हो, ठीक है। नेसेसरी क्या कंडीशन होती है एक डेडलॉक बनाने की, जिसको हम कंडीशन बोलते हैं कोफमैन्स कंडीशंस। इसके बाद 4 कंडीशन है बेसिकली, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला होता है म्यूचुअली एग्जीक्यूशन। ए रिसोर्स कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट ए टाइम। ये नहीं है मतलब कि ये वाला जो रिसोर्स है, रिसोर्स नंबर 1, ये रिसोर्स नंबर 3 के साथ भी कुछ कुछ चीजें शेयर कर रहा हो। शेयरिंग नहीं, शेयरिंग इज नॉट अलाउड। रिसोर्स 1 को सिर्फ होल्ड करके बैठे, P1 का कोई रिसोर्स है 1, वो होल्ड करके बैठा है एक ही, प्रोसेस 1 का रिसोर्स है, एक ही बंदा होल्ड करके बैठा है। इफ अनदर प्रोसेस रिक्वेस्ट इट, इट मस्ट वेट। अगर मैं प्रोसेस नंबर 1 की बात करूँ, इस वाले फर्स्ट रिसोर्स की बात करूँ, अगर इसको कोई रिसोर्स को एक्सेस भी करना चाह रहा है, विच इज 3, तो ये एक्सेस कर नहीं सकता। इसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और कब तक, जब तक ये एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो जाता। तो यही सेम बात यहाँ कह रहा है वो, होल्ड एंड वेट। ये प्रोसेस इज होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स, इसने एक रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, विच इज P1 वाले रिसोर्स को, व्हाइल वेटिंग फॉर एडिशनल रिसोर्सेज। जबकि ये वेट कर रहा है रिसोर्स नंबर 2 के आने का। तो ये वेट भी कर रहा है और होल्ड भी करके बैठा है। नो प्रिम्पेशन, ए रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सेबली टेकन फ्रॉम ए प्रोसेस। मतलब यूँ नहीं है कि प्रोसेस 2 का जो रिसोर्स है वो उठा के प्रोसेस 1 वाला रिसोर्स यूज कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट मस्ट बी रिलीज्ड वॉलंटरी बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट। जब इसका काम हो जाएगा तभी ये छोड़ के इसको मिलेगा, ऐसा होना चाहिए। और सर्कुलर वेट ये क्या है, सेट ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट वेयर ईच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर ए रिसोर्स हेल्ड बाय द नेक्स्ट प्रोसेस इन द चेन, फॉर्मिंग ए सर्कुलर डिपेंडेंसी। यानी कि देख रहे हैं इस सर्कल में एक डिपेंडेंसी बन रही है कि P1 एग्जीक्यूट होगा तो P2 की बारी आएगी, P2 की बारी आएगी तो P3 की, फिर P1 की। ये सर्कुलर एग्जीक्यूशन है। ये बेसिकली हमारी कंडीशन हो गई, नेसेसरी कंडीशन की। डेडलॉक तब माना जाएगा जब ये 4 कंडीशन मीट कर रही होंगी। तो डेडलॉक नेसेसरी कंडीशन हमने पढ़ ली। इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने के लिए सिंपल सी एक बैंकर एल्गोरिदम होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ईच प्रोसेस डिक्लेयर मैक्सिमम रिसोर्स नीड्स इन एडवांस। अब मान लो प्रोसेस 1 को जितने भी रिसोर्स चाहिए थे, प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या-क्या चाहिए था? प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेस 2 के रिसोर्स की एक नीड थी। तो उसको प्रोसेस 1 और 2 के दोनों के रिसोर्सेज ही स्टार्टिंग के अंदर दे दिए जाएँ P1 को।
सबसे बेस्ट तरीका है द ओएस चेक इफ ग्रांटिंग ए रिसोर्स कीप द सिस्टम इन ए सेफ स्टेट, कि अगर मैंने रिसोर्स वन भी इसको दे दिया, रिसोर्स इसको भी टू भी इसको दे दिया, तो क्या हमारा P1 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एक सेफ स्टेट में है। अगर हो जाएगा, अगर इफ यस तो रिसोर्स दे दो, अगर नहीं है तो मेक द प्रोसेस वेट, इसको वेटिंग कराओ, इतने प्रोसेस टू को एग्जीक्यूट कराओ, उसको जो जो सामान चाहिए प्रोसेस वन का रिसोर्स चाहिए और खुद का रिसोर्स चाहिए, तो ये दोनों इसको दे दो, क्योंकि ये तो टाइम लगाएगा, तो इसको दे दो ये सारी चीजें प्रोसेस टू। आगे चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल बेसिकली क्या है, सिस्टम कॉल को समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई भी एक चीज उठा लो, मान लो मैंने स्पॉटिफाई उठा लिया, ये तुमने स्पॉटिफाई अपने पीछे मान लो इंस्टॉल कर रखा है ना, और स्पॉटिफाई के बाद यहाँ पे क्या, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये अब तुम्हारा सिस्टम है जिसको मैं कह रहा हूँ ओएस, ओएस है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हारा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं कर्नल। कर्नल हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ, यानी कि KERNAL कर्नल, कर्नल जो होता है हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ खेलता है कर्नल। ठीक है, आई होप मैंने सही लिखा है कर्नल, के ई आर एन ई एल, ठीक है कर्नल। ये कर्नल क्या करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ बेसिकली खेलता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। बना रहे हो तो ये पूरा डायग्राम तुम बना के भी आ सकते हो, और यहाँ तुम लिख सकते हो हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, और ये जो एरो हैं इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों एरो को, और इन दोनों एरो को यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा, क्योंकि ओएस स्पॉटिफाई से इंटरेक्ट करेगा, और कर्नल जो है हमारा बेसिकली कर्नल, नॉट होल, बस ये कर्नल। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। हम्म, सिर्फ एक कर्नल जो है ये इनपुट और आउटपुट का काम करेगा हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, सिस्टम कॉल इज ए मैकेनिज्म दैट अलो यूजर लेवल प्रोग्राम, यानी कि स्पॉटिफाई को टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से ये बेसिकली रिक्वेस्ट करने काम आता है। सिंस यूजर प्रोग्राम कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस कर्नल रिसोर्सेज, हार्डवेयर के रिसोर्सेज है, कर्नल के जो रिसोर्सेज है ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ये ओएस के थ्रू एक्सेस करेगा। ये बोल रहा है सच एज हार्डवेयर और मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सिस्टम कॉल एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर स्पेस एंड द कर्नल स्पेस। ओएस जो है वो क्या करता है हमारा इन दोनों के बीच में, कर्नल के और यूजर एप्लीकेशन के, यानी कि इस वाली चीज स्पॉटिफाई के बीच में एक मिडलवेयर बन के बैठा है, इसे हम बोल रहे हैं बेसिकली सिस्टम कॉल। प्रोसेस, ये इसके बेसिकली 4-5 काम हैं, वो सारे हम पढ़ते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, कोई प्रोसेस आता है, कोई गाना प्ले होने की बात होती है, मान लो यहाँ पे आया लास्ट कुछ करके था ना, एक था करण औजला का गाना है कुछ, आई डोंट नो, शायद ध्यान नहीं आ रहा मेरे अभी। गाना तो है वो, अ, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे, कोई बात नहीं, कमेंट में बता देना, लास्ट विश करके पता नहीं क्या है, कुछ है करण औजला गाना करके, और अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। तो बेसिकली वो बता देना मेरे को क्या गाना है। तो जैसे प्रोसेस कंट्रोल, यहाँ से कोई एक गाना प्ले करने की रिक्वेस्ट आई, मान लो आई ध्रुव बालियान का, मान पैराडाइज, PARADIC, पैराडाइज, मान लो ये कोई गाना है ध्रुव बालियान का, कोई भी एक सिंगर का मान लो गाना है, तो ये प्ले होने की रिक्वेस्ट आई, ये जाएगी ओएस में, और ओएस क्या करेगा, हमारे हार्डवेयर रिसोर्स, मान लो हमारे ईयरफोन को या फिर और किसी चीज को, कर्नल के रिसोर्स को बताएगा कि भैया ये प्ले करना है, ये इसकी आवाज जो है, आवाज बनाने के लिए बेसिकली मैं पेंसिल का यूज कर लेता हूँ, ये आवाज है, ये पैराडाइज की आवाज हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज यानी कि हमारे ईयरफोन, लीड या कोई भी चीज है वहां तक जा रही है, PHONES, यहाँ तक जा रही है। आई होप सो चीजें क्लियर हैं, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, फाइल मैनेजमेंट। कोई भी तुम्हारे पीसी के अंदर फाइल स्टोर है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको कहाँ स्टोर किया जाएगा, है ना, कौन सी एल्गोरिदम यूज होगी स्टोर करने, वो सारा भी हमारा कौन करता है, सिस्टम कॉल करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस के अंदर इनपुट आउटपुट जो लिया जा रहा है वो सारा का सारा किसका काम है, सिस्टम कॉल काम है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम किसका है, सिस्टम कॉल का है। नेटवर्किंग, कैसे एक पीसी किसी इंटरनेट से कनेक्ट है या फिर और पीसी उस सिंगल पीसी से कनेक्ट है, वो नेटवर्किंग, वो सारा काम में देखने का काम सिस्टम कॉल का है। Explain how memory and dynamically allocate using first fit, best fit and worst fit। तीनों चीजें इजीली एक्सप्लेन करता हूँ, तीनों चीजें क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, उसके बाद इन तीनों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये 5 मिनट का मामला है, सेकंड में क्लियर कराऊंगा, ध्यान सुनना।
देखो मान लो तुम्हारा एक प्रोग्राम है, अगर वो एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी की डिमांड करता है कि मेरे को इतनी मेमोरी चाहिए, एग्जीक्यूट होने के बाद, मेरी बात पे गौर करना, अगर तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होने यानी रन करने के बाद, एग्जीक्यूट का मतलब यहाँ पे रन रन करने के बाद एक मेमोरी की डिमांड करता है, एक स्पेस की डिमांड करता है तुम्हारे ओएस से, उसको मैं कह रहा हूँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि एग्जीक्यूट तो भैया हो चुका है, अब वो मेमोरी मांग रहा है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इसका उल्टा है। वो उल्टा क्या है? वो है कि बेसिकली तुम्हारा प्रोग्राम लिखा गया, बन चुका है, अब वो बनने के बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रन नहीं हुआ, बनते ही वो डिमांड कर रहा है कि भाई इतनी मेमोरी तो पहले मेरे को दे दो, उसके बाद मैं कोई काम करूँगा। इसे मैं कह रहा हूँ स्टैटिकली, मतलब मैंने उस प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी रिजर्व रख दी, उठा के रख दी कि भाई ये मेमोरी तो तेरी है, इसके अंदर तू एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं डायनामिक की बात करूँ तो उसके लिए मैंने कोई मेमोरी नहीं रखी, मैंने कहा तू एग्जीक्यूट हो जाए, जो तेरे को चाहिए होगी, जो तेरी डिमांड होगी उस टाइम पे मिल जाएगी, अगर अवेलेबल हुई तो। तो ये होता है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। अब देखो इन तीनों के बारे में समझते हैं। ध्यान से समझेंगे एक-एक करके, आराम-आराम से। जल्दी नहीं है हमें कोई, तुम आए हो अपना टाइम लेकर तो तुम्हारा पूरा टाइम यूटिलाइज़ किया जाएगा। फर्स्ट फिट क्या होता है? देखो, इसको ना ऐसे समझते हैं, मान लो कि तुम्हें किसी फंक्शन में जाना है और तुम मेरी तरह आलसी हो, तो तुम्हें जो भी दिख जाता है हैंगर पे टंगा हुआ अलमारी के अंदर, अलमीरा, आजकल लोग अलमीरा बोलने लगा है, मैं अलमारी बोल रहा हूँ, तो बेसिकली फर्स्ट फिट में जो भी तुम्हें पहला कपड़ा दिख जाता है, कोई शर्ट, कोई पैंट, उठा के क्या करते हो? पहन लेते हो। ये हमने पहन ली थी। तो इसे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट फिट, जो भी तुम्हें पहला माल दिख जाए वो पहन लो। जो भी तुम्हें फर्स्ट दिख गया कि भाई ये तो मेरे ऊपर सूट आ जाएगा। मान लो शुरू में तुम्हारे भाई की टी शर्ट है, वो नहीं आएगी, तुम्हारा छोटा भाई है तुम्हारा। फिर इसके बाद तुम्हारे कोई बहन की कोई फ्रॉक है, या फिर कुछ कुछ आगे वो रखा है, तो वो भी तुम्हारे मान लो नहीं आ रहा। थर्ड तुम्हें मिल गई तुम्हारी एक शर्ट जो तुम्हारे आती है, पहन लो, डायरेक्ट फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट से क्या समझ सकते हैं? बेस्ट फिट से हम ऐसे समझ सकते हैं कि वही अलमीरा वाला एग्जांपल, अब तुम फर्स्ट नहीं उठा रहे, अब तुम देख रहे हो तुम्हारे कौन सी परफेक्टली फिट आ रही है। मतलब अब तुम्हारे कौन-सा पहनने के बाद तुम किस पे जच रहे हो, बेसिकली वो वाली तुम उठा के यहाँ पहनोगे, उसे मैं कह रहा हूँ बेस्ट फिट, यानी कि बेस्ट लेवल। थर्ड वन इज रोस्ट फिट। अब ऐसी चीजें होती हैं, कई लोगों को ओवर साइज पहनना पसंद है, यानी कि खुली-खुली। ओवर साइज लिख देता मैं, पर क्या करें, खुली-खुली लिखेंगे हम। तो खुली-खुली टी-शर्ट जिनको पहनना पसंद है, मतलब ओवर साइज, मतलब तुम अपने दादा की या पापा की शर्ट पहन के जा रहे हो कि भाई ये तो आ ही जाएगी, इसमें क्या ही दिक्कत है। तो ये हो गया रोस्ट फिट। ऐसे ही सेम सिनेरियो, अब मैं ये वाला सिनेरियो हटा के बस अब यहाँ लिख दूंगा प्रोसेस का सिनेरियो। प्रोसेस मान लो एक प्रोसेस का साइज है 250 केबी, ठीक है, 250 केबी, और तुम्हें स्टार्टिंग में फर्स्ट फिट में मिल चुका है 500 केबी, जो उसको फिट कर लेगा अपने अंदर। तो तुम आगे ये चेक नहीं करोगे कि भाई 250 केबी और अच्छी तरह कहाँ फिट हो सकते हैं, तुम देखोगे भाई सबसे बड़ा स्पेस मेरे को मिल चुका है 500 केबी, वो स्टार्टिंग में ही डाल दो। 250 केबी से कोई भी बड़ा 270 होता, 300 होता, 400 होता, कोई भी एक बड़ा जहां में पहले नंबर में मिल जाए डाल दो। ये होता है हमारा फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट क्या होता है? हम पूरी की पूरी सर्चिंग देखेंगे कितनी स्पेस हमारे पास खाली है, कितना कितना ब्लॉक ऑफ एलिमेंट खाली रखे हैं। कोई 50 केबी होगा, कोई 200 होगा, कोई 350 होगा, कोई 300 होगा। तो मान लो 300 केबी हमें यहाँ परफेक्टली मिल चुका है। तो 250 से ऊपर है, और बेसिकली जो परफेक्ट है वो 300 बैठ रहा है, हमारा बेस्ट फिट है वो। ब्रोस्ट फिट क्या है? ब्रोस्ट फिट ये है, पूरा एलिमेंट सर्च करके जितने भी जो सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ, या मान लो 600 केबी का सबसे बड़ा साइज हमें मिला है, स्पेस खाली मिला है, तो उसके अंदर ये 250 केबी जो है हम स्टोर करा देंगे। ये हो गया ब्रोस्ट फिट। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मान लो 250 केबी को मैं 500 केबी में स्टोर कराऊंगा, तो बेसिकली क्या होगा, मेमोरी का साइज कितना है? मेमोरी का साइज है अभी यहाँ पे 500 केबी। इसके अंदर मैंने 250 केबी का प्रोसेस स्टोर करा दिया। 250 केबी मतलब आधा आधा सा प्रोसेस ये पूरा स्टोर हो गया जी, ये हो गया 250 केबी का। तो कुल मिलाकर 250 केबी तो बचेगी ना। अब इसके अंदर क्या हम कोई और प्रोसेस स्टोर करा सकते हैं? आंसर इज नो। ये पूरा का पूरा जो 500 वाला ब्लॉक है, ये किसके लिए रिजर्व हो गया? इस 250 वाले के लिए रिजर्व हो गया। इस प्रॉब्लम को मैं कहता हूँ फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, जब हम एक प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं और उसके बीच में जो गैप बच जाते हैं मेमोरी के अंदर, जो गैप बच गए उसे मैं कह रहा हूँ फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम। आई होप सो इट्स क्लियर फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्या है। अब इसको क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट फिट क्या है? द ओएस स्कैन द मेमोरी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड असाइन द फर्स्ट अवेलेबल ब्लॉक दैट इज लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस। एडवांटेज बाद में देखेंगे, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये अवेलेबल ब्लॉक है हमारे पास, जिसमें 100 है, 500 केबी है, 200, 300, 600। प्रोसेस का साइज है 250 केबी। 250 केबी कहाँ फिट हो सकता है? स्टार्टिंग में अवेलेबल ब्लॉक देखो, 100 केबी में हो सकता है फिट? नहीं हो सकता। क्या 500 में हो सकता है? हो सकता है। 500 केबी में फिट कर दो, सिंपल एज दैट। आगे चलें। आगे चलने से पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फास्ट एंड सिंपल है इंप्लीमेंट करना, रिड्यूस करता है सर्चिंग टाइम, क्योंकि हमें पूरा सर्च नहीं करना पड़ा, जो हमें अवेलेबल दिखा फर्स्ट पे डाल दिया हमने। ठीक है, बेस्ट फिट क्या होता है? एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले एक वो डेफिनेशन, द ओएस searches the entire memory and allocate the smallest block that is large enough to fit the process। एग्जांपल, ये सारे हमारे अवेलेबल ब्लॉक थे, 250 केबी वही था। प्रोसेस का साइज यहाँ फिट हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ तो हो ही नहीं सकता, तो क्रॉस कर दो। 500 में हो सकता है? हो सकता है, होल्ड पे रखो। 200 में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 300 में हो सकता है? हाँ। 500 बड़ा है, 300 बड़ा है, 500 बड़ा है, छोड़ दो इसको। 300 वाला उठा लो। 300 वाला जैसे उठा लिया, अब हमारे पास 600 केबी का ऑप्शन आ गया। अब 600 केबी और 300 केबी में से कौन बड़ा है? 600 केबी बड़ा है, छोड़ दो इसको। आगे कोई है? नहीं है। 300 केबी इज द बेस्ट फिट, डाल दिया 300 केबी। ग्रोस फिट में क्या है? सबसे बड़े एलिमेंट में डालो। सबसे बड़ा एलिमेंट है 600 केबी, 600 केबी में डाल दिया। सिंपल था? मुश्किल था? नहीं था। नहीं था। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। रिड्यूस वेस्टेज बाय द यूजिंग स्मॉलेस्ट प्रोसेस फ्लो। वेस्टेज को ये क्या करता है? रिमूव करता है, यानी कि रिड्यूस करता है, थोड़ा बहुत कम करता है मेमोरी की वेस्टेज को। लीड्स द बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। सर्च डिसएडवांटेज क्या है? सर्च करना पड़ता है सारी क्या नाम है हमारी अवेलेबल ब्लॉक, जिससे कि हमारी सर्चिंग बढ़ जाती है। मे स्टिल कोज फ्रेगमेंटेशन। बेशक 300 केबी था, बेशक प्रोसेस का साइज 300 केबी था, 300 केबी कर देते हैं, और मतलब फ्री अवेलेबल स्पेस 300 केबी था और ये 250 केबी था, फिर भी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहेगी 50 केबी की। और 50 केबी को कैसे भरोगे? कोई और स्टोर थोड़ी आएगा, फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम फिर भी रहेगी। तो मे लिखा है ना, मे का मतलब शायद। स्टिल कोज फ्रेगमेंटेशन इफ वेरी स्मॉल होल्स आर लेफ्ट। रहते हैं, वो ऑफ कोर्स रहते हैं। और रोस्ट वाले में क्या है? लीड टू अनइफिशिएंट यूटिलाइजेशन सिंस लार्ज मेमोरी ब्लॉक आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर अनयूजेबल पीस। 600 के भी हमने अवेलेबल उसको दिला दिया, जबकि उसको चाहिए था 250 के बी। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, डिस्क्राइब क्रिटिकल सेगमेंटेशन प्रॉब्लम विद सुटेबल एग्जांपल। सेगमेंटेशन क्या होता है? मेमोरी के अंदर स्टोर करने का एक सिंपल सा तरीका सेगमेंटेशन कहलाता है। Segmentation is the memory management technique in which process is divided into segments. Each represent is a logical unit as such as data, stack, memory। ये सब भूल जाओ, अभी मेरी बात पे ध्यान देना। तुमने एक C++ का प्रोग्राम बनाया। कैसे बनाते हैं C++ का प्रोग्राम? सिंपल चीज है। सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं हेडर फाइल्स, फिर हम डालते हैं मेन प्रोग्राम, फिर आता है हमारा आउटपुट का प्रोग्राम। एक फंक्शन बनाया हमने, फिर एक इनपुट का बनाया। मान लो फिर हमने एक बना लिया स्टोरेज का फंक्शन। ये तो है हेडर फाइल्स, है ना? ये हो गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, ये हो गया इनपुट का फंक्शन। इनपुट का फंक्शन, ये हो गया आउटपुट का फंक्शन। आउटपुट का फंक्शन, ये हो गया भैया स्टोरेज का फंक्शन। स्टोरेज का फंक्शन, और ये हो गया भैया डिस्प्ले का फंक्शन। कोई भी आउटपुट का वैसे लिख लिया, फिर भी मान लो यहाँ पे भी कोई फंक्शन है। ऐसे करके बनता है एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनता है ऐसे करके। ठीक है। अब ये वाला जो एक पार्ट है, इसको मैं कह रहा हूँ सेगमेंट। सेगमेंट ऐसी जी से डिनोट करता हूँ, सेगमेंट। ये एक सेगमेंट हो गया। मेन फंक्शन पूरा एक सेगमेंट हो गया, इनपुट फंक्शन पूरा ये सेगमेंट में है। पूरा कोड अब मैंने सेगमेंट में बांट दिया, और इसको मैं कह रहा हूँ सेगमेंटेशन। इस पूरे को मैं कह रहा हूँ सेगमेंटेशन। समझ जाओ, ठीक है? सेगमेंटेशन। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले आता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इस चीज को मान लो एलोकेट हुई हैं 500 के बी हेडर फाइल्स को, जबकि इसको नीड थी सिर्फ 50 के बी। 50 के बी। तो कुल मिला के जो 450 के बी है, वो क्या हुई? फ्रेगमेंटेशन ही तो हुई, फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम ही तो है ये। 450 के बी की
यही मैं बताना चाह रहा था यहाँ कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है, पढ़ सकते हो तुम इसके अंदर क्या लिखा है। एग्जाम्पल, एज्यूम टोटल फ्री स्पेस है 500 केबी बट इट इज डिवाइडेड इनटू स्कैटर स्मॉलर ब्लॉक। ये ब्लॉक हैं। ये प्रोसेस रिक्वायर्ड 350 कैन नॉट बी एलोकेट डिस्पाइट सफिशिएंट टोटल मेमोरी बिकॉज इट इज नॉट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं है तो इस चीज को नहीं मिलेगा। सेगमेंटेशन फॉल्ट, अब ये क्या है? सेगमेंटेशन फॉल्ट बेसिकली क्या होता है? सेगमेंटेशन फॉल्ट अकर व्हेन ए प्रोसेस ट्राइड एक्सेस एन इनवैलिड मेमोरी सेगमेंट। अब इन सब मेमोरी सेगमेंट का ना एक नंबर होता है, एक लिमिट होती है कि इस मेमोरी सेगमेंट का इतने से इतने लिमिट है। मान लो इसकी है 0 से 500, इसकी लिमिट है 0 से 500। अगले की मान लो है 500 से 1000, 500 से 1000। अगले की कुछ हो रहा है 1000 से 1500, इसकी कुछ हो रहा है 1500 से 2000, 2500, 3000, ऐसे ऐसे करके कुछ लिमिट है। मैं नंबर चेंज नहीं कर रहा, तुम समझ जाओ। 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, ऐसे ऐसे करके लिमिट है कुछ। ठीक है। तो अगर सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट करा जो कि एक लॉजिकल एड्रेस होता है, सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है, ये इस चीज को एक्सेस करके आओ। उसने कर दिया, मान लो उसने कर दिया 3820 करके एक एड्रेस जनरेट कर दिया। 3820 तो इस पूरे टेबल में ही नहीं है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। कि ऐसा एड्रेस जनरेट हो गया जो इस पूरी की पूरी टेबल में ही नहीं। ठीक है। मेमोरी वेस्टेड ड्यू टू वेरिएबल सेगमेंट साइज, इसका हम एग्जांपल समझते हैं। कोड मान लो 300 केबी का, डाटा 200 केबी का, स्टैक 100 केबी का, ऐसे तीन चार चीजें हैं। जैसे कि हेडर फाइल्स, मान लो हेडर फाइल्स 300 केबी की हैं, मेन फंक्शन 200 केबी का है, इनपुट फंक्शन 100 केबी का है। जबकि 350 एलिमेंट वन ब्लॉक अवेलेबल है हमारा फ्री का, और 250 ब्लॉक केबी का एक अनदर ब्लॉक अवेलेबल है। टोटल मिला के हमारे पास 600 केबी अवेलेबल है टोटल। बट ये अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड है। एक ब्लॉक के अंदर 350 है, एक के अंदर 250 है। तो एक के अंदर तो मैं 300 वाला डायरेक्ट स्टोर करा सकता हूँ, एक के अंदर मैं 200 वाला डायरेक्ट स्टोर करा सकता हूँ। अब 100 वाला कहाँ जाए भाई? नहीं जा सकता ना, जबकि ये पूरा पूरा साइज है 300, 200, 500, 100, 600। और यहाँ पे भी कितना है? 600। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, यहाँ पे भी 600 है, इन तीनों का भी साइज 600 है। बट मैं इनको स्टोर नहीं करा सकता ऐसे डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक्स में डिवाइड है, दो ही ब्लॉक्स में। तीन में होती शायद मैं स्टोर करा सकता हूँ। ठीक है। सिंस सेगमेंट मस्ट बी कंटिन्यूअस द प्रोसेस कैन नॉट बी एलोकेट causing मेमोरी वेस्टेज। अब फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम में पढ़ा चुका हूँ। फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्या होती है? वो मेमोरी में जो गैप रह जाते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम। इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है? एग्जांपल समझते हैं। मान लो टोटल फ्री मेमोरी का साइज है 400 केबी, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 100 केबी, 50 केबी, 150 केबी, 100 केबी, ऐसे 400 केबी बटी हुई है। और जो मेरा प्रोसेस है उसको चाहिए 250 केबी। अब 250 केबी का तो कोई भी साइज नहीं है, कोई भी कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक नहीं है जो 250 केबी को होल्ड कर ले। तो यहाँ लिखा है कैन नॉट बी एलोकेटेड, 250 केबी कैन नॉट बी एलोकेटेड इवन थ्रू द टोटल फ्री स्पेस इज 400 केबी बिकॉज नो सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ 250 केबी इज अवेलेबल। ये तो होगी एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती है? इंटरनल बेसिकली होती है कि जितना साइज उसको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा एलोकेट कर दिया, यानी व्रोश फिट वाला। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन occur when allocate memory is larger than required leading the unused space within allocate block। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, प्रोसेस ए है जिसको 80 केबी की नीड थी, प्रोसेस बी है जिसको 60 केबी की नीड थी। इसको एलोकेट होगी 100 केबी, इसको भी एलोकेट होगी 100 केबी। यहाँ 20 केबी का वेस्टेज, यहाँ 40 केबी का वेस्टेज। ये वेस्टेज को ही हमें बचाना है। इन सब पे अब हमें शॉर्ट नोट लिखना है। इनमें से एक ना एक तो हमें फंस के मिल ही जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। फाइल एलोकेट मेमोरी, फाइल एलोकेट बेसिकली मेथड। तुमने तीन चार चीज पढ़ी है पहले के टाइम में, पढ़ा होगा एरे, लिंक लिस्ट, और एक और चीज होती है विच इज टैग। बट हम एक एक, एक करके पढ़ेंगे। कंटिन्यूस एलोकेशन, लिंक एलोकेशन और इंडेक्स एलोकेशन। अगर मैं फाइल को लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर कराऊं, लिंक लिस्ट की तरह स्टोर कराता हूँ, वो होगा लिंक्ड एलोकेशन। Used a linked list where the file block container a pointer to the next block, avoiding fragmentation but slower in access। फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी क्योंकि डायनेमिकली होती है। जितनी स्पेस तुम्हें चाहिए उतनी ही स्पेस तुम्हें वहां मिलेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि उसको एक्सेस करना स्लो हो जाएगा। अगर मैं कंटिन्यूस एलोकेशन के अंदर डालूंगा तो स्टोर फाइल ब्लॉक कंटिन्यूसली इज मेमोरी टू फास्ट एक्सेस बट कोज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन तो हुआ बट तुम्हारे को फास्ट एक्सेस मिल जाएगा। इंडेक्स के अंदर क्या है? यूज एन इंडेक्स ब्लॉक, जैसे एरे के अंदर होता है, टू स्टोर एड्रेस ऑफ ऑल द फाइल ब्लॉक अलोइंग रैंडम एक्सेस टू द फाइल पार्ट। स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग के लिए हमें समझना पड़ेगा। मान लो एक रैम है, इस रैम का जो साइज है वो है 4 जीबी। ठीक है, 4 जीबी रैम का जो है साइज है। और मेरे प्रोसेस का एक साइज है वो है यहाँ पे 3.5 जीबी, 3.5 जीबी। अब जो बेसिकली है वो मेरी रैम भरी हुई है
4 GB की रैम है और जिसमें से 2 GB रैम जो है वो भरी हुई है, 2 GB रैम भरी हुई है। तो जो बची हुई 2 GB रैम है, हाँ अब सही है। या फिर अभी भी सही नहीं है, रुक जाओ, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। हाँ अब सही है। तो ये जो 2 GB भरी हुई रैम है, ये है 2 GB की रैम, 2 GB की रैम ये भरी हुई है। और ये यहाँ पे भी 2 GB की रैम यहाँ खाली है। और ये जो 4 GB लिखा है इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ जो है 2 GB की रैम जो है भाई साहब वो खाली है, 2 GB की रैम 2 GB की भरी हुई है। तो 3.5 GB की जो प्रोसेस है ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकती, तो क्या होगा, अब मैं मेरी मेन मेमोरी ये है मेरी मेन मेमोरी को तो छोड़ के अब मैं सेकेंडरी स्टोरेज SECONDARY सेकेंडरी स्टोरेज विच इज हमारी हार्ड डिस्क। इसके अंदर हमारे क्या क्या आ सकती है, 3-4 चीजें आ सकती हैं। पहला आ सकता है हमारा SSD, एक आ सकता है HDD, और क्या आ सकता है पेन ड्राइव, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जितनी भी चीजें होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वो सारी की सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। इनके अंदर हम डाटा स्टोर करा सकते हैं। अब ये 3.5 GB का डाटा बेसिकली प्रोसेस को मैं यहाँ स्टोर करा दूंगा, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर तो मैंने करा दिया, बट उसको मेरे को कभी ना कभी तो मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको मैं कह रहा हूँ पेज। एक प्रोसेस को मैंने स्टोर करा दिया सेकेंडरी स्टोरेज में, क्योंकि हमारे पास रैम के अंदर उतनी स्टोरेज तो थी नहीं, तो मैंने उसको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करा दिया। सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कराने के बाद मैंने उसको डिवाइड कर लिया 3.5 GB को छोटे छोटे पार्ट में, मान लो 200-200 MB के पार्ट में डिवाइड कर लिया, 200 MB के पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये जो 200 MB का पार्ट डिवाइड हुआ, एक सिंगल पार्ट को मैं बोल रहा हूँ पेज। क्या बोल रहा हूँ मैं, पेज। पेज में बोल रहा हूँ, पेज। और इस पेज को मैं क्या करूंगा, 200 MB के पेज को लोड करवाऊंगा मेरे मेन मेमोरी में जब उसकी नीड होगी, जब उसकी नीड होगी। अगर उसकी नीड है तो मैं उसको लोड करा दूँ। इस नीड जब ये नीड आएगी और इसको मैं लोड करवाऊँगा, इस पूरे केस को मैं कह रहा हूँ स्वैपिंग। इस पूरे केस को मैं कह रहा हूँ स्वैपिंग। स्वैपिंग इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर ए प्रोसेस इज टेम्परेरीली मूव टू द मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी एंड लेटर ब्रॉट बैक टू एग्जीक्यूशन। वापस से आ जाता है। सबसे पहले क्या होता है, मेन मेमोरी रैम से लेके सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है एक बार के लिए, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वापस से रैम में आ जाता है। इससे क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्वैपिंग कैन कॉज स्वैपिंग ओवरहेड लीडिंग टू परफॉर्मेंस डिले। थोड़ा सा डिले आ सकता है अगर हम बार बार स्वैपिंग करेंगे तो। यूज्ड इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम लाइक व्हेन रैम इज फुल। थ्रेड क्या होते हैं, थ्रेड को समझने के लिए या तो मेरे जावास्क्रिप्ट की क्लासेस देखनी चाहिए थी, पर जिसने नहीं देखी उसका मैं बता देता हूँ। मान लो ये तुम्हारा ब्राउजर है, ब्राउजर है। अब ब्राउजर क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ चीज डाउनलोड कर रहे हो तुम, ये हो रही है भैया डाउनलोड, एक चीज यहाँ पे डाउनलोड हो रही है ना। यहाँ तुम कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ से तुम कुछ वेबसाइट को इंटरेक्ट कर रहे हो, यहाँ से तुम अपना कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हो, लॉगिन का फॉर्म है, कोई भी एक फॉर्म है। मान लो नेमी नोट्स नाम से एक वेबसाइट है मेरी नोट्स की, तुम उसके ऊपर नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहीं से ये नोट्स मिलेंगे PDF वाले। तो वो तुम डाउनलोड कर रहे हो, ये सारे काम एक साथ कर रहे हो तुम। इसे मैं कह रहा हूँ मल्टी थ्रेडिंग। मतलब जब बहुत सारे काम मैं एक साथ सिम्यूटेशनली कर सकते हैं, सिंक में कर सकता हूँ बेसिकली, उसको मैं मल्टी थ्रेडिंग कह रहा हूँ। अगर यही ब्राउज़र को मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दूँ कि सिर्फ तुम या तो डाउनलोड कर सकते हो, या सर्च कर सकते हो, या फॉर्म भर सकते हो, एक ही चीज़ कर सकते हो एक बार में, 10 चीज़ें नहीं होंगी। तो बेसिकली उसको मैं कहूँगा सिंगल थ्रेडिंग। सिंगल थ्रेडिंग। तो बेसिकली ये 2 तरह की थ्रेडिंग होती है। थ्रेडिंग का मतलब अब तुम समझ चुके हो, थ्रेडिंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द CPU एग्जीक्यूशन विदिन ए प्रोसेस। सिंगल थ्रेडेड क्या होता है, प्रोसेस हैज ओनली एग्जीक्यूट वन पाथ। और मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, अलो मल्टीपल टास्क टू रन कॉन्करेंटली विद इन द सेम प्रोसेस। ठीक है जी। डिस्क स्ट्रक्चर क्या होता है, एक डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। प्लेटर, प्लेटर कहाँ कहाँ यूज होता है, प्लेटर होता है SDD और HDD में यूज करने के लिए। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जब भी हमें डाटा को स्टोर करना होता है तो हम प्लेटर्स का यूज करते हैं। और जो पुराने जमाने में वो CDs आती थी ना, वो सीडीज, उसको अगर हमें स्टोर करना हो उसमें, तो उसके लिए होता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। उसके अंदर जो चीजें डिवाइड होती है वो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में होती हैं। तो उसके अंदर अगर हमें डाटा स्टोर करना है तो हमें ट्रैक और सेक्टर का यूज करना पड़ेगा। डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, कौन सा टास्क कब हो रहा होगा, कौन सी चीज को कब हम एक्सेस कर रहे होंगे, उस चीज को डिटरमाइन करता है बेसिकली डिस्क की शेड्यूलिंग।
तो इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, FCFS और SSTF। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। कहने का मतलब है जो पहले आया उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दो, वो तो हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और यहाँ पे होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, के अंदर होता है कि जो सबसे कम टाइम ले रहा है सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट कर दो। पेजिंग क्या होता है, देखो मैंने यहाँ तुम्हें बताया था, ये जो चीजें होती हैं, प्रोसेस जो होता है मेन मेमोरी का में आने का, सेकेंडरी मेमोरी में आने के बाद पेजेस में डिवाइड हो जाता है। जो पेजेस में डिवाइड हुआ है ना, इस चीज को मैं कह रहा हूँ पेजिंग। Paging is the memory technique where logical address is divided into fixed page size, 200 MB के बनाए थे हमने, and physical memory divided into pages frame to store size। अब जब ये पेजेस जो हैं, यहाँ तो पेजेस हैं, बट ये जब वहाँ मेन मेमोरी में रैम में जाके 4 GB में जाके जब ये स्टोर होंगे, तो ये स्टोर किस फॉर्म में होंगे, ये होंगे फ्रेम्स की भाषा में। अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बोलूँ तो इस जहाँ ये स्टोर होंगे उस चीज को हम नाम देते हैं फ्रेम्स। फ्रेम्स, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, मेमोरी की यूटिलाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट रहेगी, अलो इजी प्रोसेस स्वैपिंग। अब आ जाते हैं व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो लंबी तो नहीं होगी, या नहीं 30 मिनट की हो जाएगी। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ध्यान समझना। What are the mechanism to control access to critical section of the process? What are the hardware supported solution for process synchronization? सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ मैकेनिज्म यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कोऑर्डिनेट प्रोसेस दैट शेयर रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूट concurrently, ensuring data consistency and avoiding race condition। डेडलॉक की कंडीशन याद है, डेडलॉक की कंडीशन याद है, ये रही डेडलॉक की कंडीशन, ये रही। इसके अंदर क्या था, एक प्रोसेस को एक एक बेसिकली प्रोसेस को होल्ड कर रखा है, एक रिसोर्स को होल्ड कर रखा है एक प्रोसेस ने, दूसरे को दूसरे ने कर रखा है, तीसरे को तीसरे ने कर रखा है। जब ये होल्ड कर लिया तो डेडलॉक की कंडीशन आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई सिंपल चीज है, इस प्रोसेस वन को प्रोसेस थ्री भी यूज कर सकते हैं, इस प्रोसेस रिसोर्स को मैंने शेयर कर दिया, ये जो रिसोर्स है इसको प्रोसेस थ्री भी जो है वो यूज कर सकता है। इस प्रोसेस को अगर मैं शेयर्ड फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ एरो इधर है, अगर इस एरो को मैं इधर भी लगा दूं तो अभी शेयर्ड फॉर्म में, तो शेयर्ड फॉर्म में होने के बाद उसे मैं कह रहा हूँ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। It prevent multiple process from modifying sharing data. It ensure that critical section code section where shared data show resources are accessed are executed once at a time। मैकेनिज्म टू कंट्रोल एक्सेस टू क्रिटिकल सेक्शन। अब क्या है, हमें मैकेनिज्म बताना है कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन को। इसके लिए सबसे पहले आता है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, इंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। अब एक ऐसा सेक्शन आता है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि इस सेक्शन को ना सारे जने यूज नहीं कर सकते। अगर ये सारे जने इस सेक्शन को यूज करेंगे तो इस पर लोड ज्यादा पड़ जाएगा, सिस्टम फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए इसने लिखा है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है इसको क्या करेगा, यूज करेगा। अच्छा, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, सेमाफोर्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। इसकी एक इंटीजर वैल्यू होती है विच इज कंट्रोल एक्सेस, कि अगर जीरो है तो इसको कोई एक्सेस नहीं कर रहा, वन है तो इसको कोई एक्सेस कर रहा है। एक्ट लाइक ए लॉक, कि जीरो है तो कोई एक्सेस कर सकता है, वन आ गया तो उसको अब एक्सेस नहीं करना। और काउंटिंग सेमाफोर होता है जिसके अंदर एक लिमिट होती है कि यहाँ से यहाँ तक वो काउंट करेगा। Monitors a high-level synchronization conduct through encapsulate shared resources that are provide automatic synchronization। Hardware supported solution क्या है synchronize बनाने के लिए? Compare and swap। Compare a memory location with the expected value and swap if match। Use it lock-free synchronization in multi-core processor। अब ये जो critical section है, अगर इसको किसी को access करना है तो उसके लिए compare and swap। मान लो अब रिसोर्स टू जो है इसको यूज कर रहा था, है ना, बट अब रिसोर्स वन को अब इसको यूज करना है, तो क्या करेगा, रिसोर्स वन वाला ये जो एरो है ये क्या करेगा भाई साहब, इसको स्वैप कर देगा यहाँ से यहाँ। भाई एरो यही रहेगा, बट अब मैं रिसोर्स वन के पास चला गया। डिसेबल इंटरप्ट, कीबोर्ड के इंटरप्ट, माउस के इंटरप्ट, बहुत सारे ऐसे इंटरप्ट होते हैं जो ओएस को हैंडल करने पड़ते हैं। तो यहाँ लिखा है द ओएस डिसेबल सीपीयू इंटरप्ट्स व्हाइल ए प्रोसेस इट इन क्रिटिकल सेक्शन। जब कोई प्रोसेस, जब कोई रिसोर्स क्रिटिकल सेक्शन में होता है तो सारे के सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देता है। नॉट सुटेबल फॉर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है। मल्टी प्रोसेस में हर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन पे अटैक करेगा जिससे सिस्टम फेलियर हो सकता है। एटॉमिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, इंश्योर दैट स्पेसिफिक ऑपरेशन इंक्रीजिंग द काउंटर एग्जीक्यूट ए सिंगल यूनिट विदाउट इंटरफेरेंस। अगर मेरे को एक प्रोसेस को विदाउट एनी इंटरफेरेंस एग्जीक्यूट करना है उसे मैं कह रहा हूँ एटॉमिक ऑपरेशन।
What are the base function of an operating system perform as a resource manager? अब resource manager क्या होता है, कभी कंपनी में गए हो तो वहाँ HR होता है, मैनेजर होते हैं, उसी तरह से हमारे पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर होता है। कौन सी प्रोसेस को कितना रिसोर्स एंड कितना रैम देना है वो हमारा डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो basic function of an operating system as a resource manager, an operating system OS act as the resource manager by efficiently managing the hardware and software resources of the computer system. It ensures that multi-programming can run simultaneously without conflict, allocating and deallocating resource as needed. कुल मिला के बात इतनी है, OS जो है हमारा वो एक रिसोर्स मैनेजर की तरह वर्क करता है और ये एफिशिएंटली वर्क करता है, मानिए जितने प्रोसेस को जितनी रैम की या जितनी रिसोर्स की नीड है उतना ही रिसोर्स देगा। इट एंश्योर मल्टीपल प्रोग्राम कैन रन सिम्यूटेशनली, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावटों के। फंक्शन क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ा चुका हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ा चुका हूँ, है ना? फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में पढ़ा चुका हूँ, डिवाइस मैनेजमेंट पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने राइट शॉर्ट नोट पढ़ाए थे तब ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। What are the different type of files? फाइल के टाइप क्या होते हैं? What are the task of the file management system? List some file system related commands like Unix. एक एक करके समझते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स कौन कौन सी होते हैं? एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर आ जाती है डॉट पीडीएफ, डॉट टीएक्सटी, डॉट डॉक्स, और बाइनरी फाइल में आ जाती है डॉट ईएक्सई, डॉट बिन, डॉट बैट। डिक्शनरी फाइल होती है जिसके अंदर कुछ डिक्शनरी डाटा इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि एक तरफ की होगी एक तरफ वैल्यू होगी। यूज टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा फाइल लोकेशन इज हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं जिसमें डॉट .exe, डॉट .sh, डॉट .bat आ जाते हैं, इसको हम बाइनरी फाइल भी बोलते हैं। सिस्टम फाइल्स यानी कि जो विंडो 32 की फाइल हो गई या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होगी उसके लिए डॉट .dll, डॉट .sys या डॉट .cfg यानी कॉन्फ़िग फाइल होती है। ये तो हो गया फाइल के टाइप क्या है। सेकंड पे चलते हैं। टास्क ऑफ द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का टास्क क्या है? फाइल को क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, फाइल की डायरेक्टरी को मैनेज करना, एक्सेस करना और उसकी परमिशंस देने, कौन उसमें रीड और राइट कर सकता है, स्टोरेज को एलोकेट करना, उसकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, बैकअप और रिस्टोर की जिम्मेदारी, ये सारी की सारी जिम्मेदारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की होती है, यानी कि एफएमएस की होती है। एक्सप्लेन द डिमांड पेज एंड कैच मेमोरी। कैच मेमोरी ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार थोड़ा सा पार्ट कवर कर देता हूँ। ऐसी चीजें या ऐसी फाइल्स जो बार बार फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रही है, फ्रिक्वेंटली का मतलब है बार बार हम एक फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, उस चीज को कहते हैं कैच मेमोरी, उस चीज को क्या कहते हैं? कैच मेमोरी। पेजिंग क्या होता है? डिमांड पेजिंग क्या होता है? जब मैंने ये वाला डायग्राम कराया था तुम्हें कि भाई 4 GB 2 GB खाली है और 3.5 GB का हमारा जो बेसिकली प्रोसेस है, तो सारा यहाँ स्टोर हो जाएगा। पर जब भी इसको रैम को नीड होगी, नीड, तो हम क्या करेंगे? स्वैपिंग करेंगे। तो इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ पेजिंग। स्वैपिंग बेसिकली होता है, इसके लिए स्वीपर यूज होता है, पेजर यूज होता है। जो स्वैप के लिए एक चीज यूज होती है, होता है पेजर। बट मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ। जब ये नीड होती है ना, नीड नीड जब भी हमें होगी, उसे मैं कह रहा हूँ डिमांड पेजिंग। इस नीड का जो नाम दिया गया है, इस नीड का जो कंप्यूटर की भाषा में नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया डिमांड पेजिंग। यानी कि जब भी पेज की डिमांड होती है तो पेज आ जाएगा, उसे कह रहा हूँ मैं डिमांड पेजिंग। इजी है लैंग्वेज यार, इतनी मुश्किल नहीं है। डिमांड पेजिंग, इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम वेयर पेजेस ऑफ ए प्रोसेस आर लोड इनटू रैम ओनली व्हेन दे आर नीडेड। जब भी नीड होंगे तो क्या होगा? वो पेज उठ के आ जाएंगे, उसे मैं कह रहा हूँ डिमांड पेजिंग। रेदर देन लोडिंग द एंटायर प्रोसेस एट वंस, पूरे का पूरे 3.5 GB नहीं उठ के आएगी, थोड़ा सा एक पेज उठ के आएगा, ये वाला एक पेज। बता चुका हूँ मैं। एडवांटेज क्या है? एफिशिएंट मेमोरी यूसेज, फास्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अलो लार्ज प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। पेज फॉल्ट ओवरहेड, अगर मान लो कि नीड थी ओएस को ओएस ने सीपीयू को, बेसिकली सीपीयू को मान लो नीड थी किसी एक पेज की जो कि मेन मेमोरी में होना चाहिए था, वो है नहीं, तो अब क्या हुआ? पेज की डिमांड की गई। तो पेज की डिमांड की जाने से पहले ओएस के पास ये चीज जाती है, ओएस के पास, ओएस है नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसको कहता है भैया पेज फॉल्ट हो चुका है, पेज फॉल्ट हो चुका है, यानी पेज मिला नहीं है। अब भाई जैसे ही पेज फॉल्ट हो चुका है तो ये डायरेक्ट कॉल जाती है नीड के पास, और नीड क्या करता है? यानी पेजर पेजर क्या करता है? पेजर कहता है कि भैया डिमांड पेजिंग हो गई है, स्वैप करो चीजें। तो जो सीपीयू को नीड थी वो आ जाएगा और वो सीपीयू को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो पेज फॉल्ट हो सकता है, टू मैनी फॉल्ट्स कैन बी स्लो परफॉर्मेंस, slower response time if frequently used pages are not in RAM,
परफॉर्मेंस ड्रॉप, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस गिरेगी। कैच मेमोरी क्या होता है मैं बता चुका हूँ। फास्ट एडवांटेज देख लेते हैं, फास्टर प्रोसेसिंग, रिड्यूस रैम ब्लोटनेक्स। और डिसएडवांटेज क्या है, इसका लिमिटेड साइज होता है, छोटी मेमोरी होती है, कैच मेमोरी छोटी मेमोरी होती है बट फास्ट एक्सेस होता है इसका। हाई कॉस्ट होती है, costly than RAM and other storage devices. Cache memory speed up CPU performance by storing frequently used data for quick access. अब हमें पेज फ्रेम और पेज फोल्ड पढ़ना है। पेज फोल्ड में पढ़ा चुका हूँ, पेज फोल्ड में बात बात में पढ़ा चुका हूँ। अब हमारा जो रह रहा है वो रह रहा है पेज फ्रेम। पेज फ्रेम पढ़ते हैं। पेज फ्रेम भी हो चुका है वैसे तो। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक मेमोरी के अंदर, मैंने यहाँ बताया था, एक मेमोरी के अंदर ये जो ये बनते हैं, जगह बनती है जो पेजेस जहाँ स्टोर होते हैं, उसको मैं कहता हूँ फ्रेम्स। बट एक डेफिनेशन है ना, a page frame is the fixed size block of the virtual memory, physical memory, sorry, that store a page from the process virtual memory. When an operating system use paging for manage memory management, it is divide both physical memory and virtual memory into equal size block. इसके अंदर बेसिकली वही है, बस डेफिनेशन जो है वो तुम्हें थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। और पेज फोल्ड क्या है, पेज फोल्ड मैं बता चुका हूँ। ये पूरा जो सिनेरियो मैंने यहाँ एरो वगैरह से बताया ना, ये वाला कि यहाँ से ओएस पे जाएगा, ओएस पेज फोल्ड करेगा, फिर यहाँ जाएगा, नीड होगी, नीड कौन करता है, पेजर करता है, फिर वो स्वैप करता है, जो प्रोसेस आ जाएगी वो सीपीयू को मिल जाएगी। ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आई होप सो, ये डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। देखो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच में डिफरेंस है। एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू होता है लॉजिकल एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस इन मेमोरी वेयर डाटा स्टोर्ड होता है फिजिकल एड्रेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है, एजम्पशन होती है। इट एग्जिस्ट इन ए न्यू यूजर व्यू, एग्जिस्ट इन एक्चुअल हार्डवेयर, रैम के अंदर एग्जिस्ट होता है, मैनेज बाय ओएस। कन्वर्ट टू फिजिकल मेमोरी एड्रेस, जिसको कौन मैनेज करता है, वो करता है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि एमएमयू, डायरेक्टली यूज्ड बाय द हार्डवेयर फॉर एक्सेसिंग मेमोरी। यूजर एंड प्रोग्राम कैन सी द लॉजिकल एड्रेस। ओएस और हार्डवेयर क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस से डील करते हैं। इंडिपेंडेंट फॉर फिजिकल मेमोरी साइज, डिपेंडेंट फॉर फिजिकल मेमोरी साइज। पीडीएफ हो चुकी है भैया खत्म। अब मेरी बात ध्यान सुन के जानिए, 5 मिनट लूंगा, बस सिर्फ 5 मिनट लूंगा। पहली जो चीज मेरे को बतानी है कि अगर तुमने ओएस की ये वाली पीडीएफ पढ़ ली, 15 क्वेश्चन है, 22 पेज हैं, तो आई गारंटी कि पेपर ठीक ठाक सा यहाँ से आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पेपर यहीं से आ जाए, बट एक अच्छे अमाउंट ऑफ का पेपर यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 90% ऑफ टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। अच्छा, एल्गोरिदम की बात रही तो एल्गोरिदम देखो मैंने यहाँ ना कवर कराई है, ना मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि पेपर को जब एनालाइज किया जाता है तो देखा जाता है क्या मेहनत की जाए या नहीं की जाए। तो आंसर इज मेहनत नहीं की जाए। कोई भी स्पेशल एल्गोरिदम होगी तो अलग से वीडियो आ जाएगी, जरूरी होगी तो जरूर मिलेगी। अभी 1 महीना है पेपर में, बट फिर भी मैं तुम्हें वॉर्न करके चल रहा हूँ, पीडीएफ के भरोसे रह के अगर तुम पास हो, मतलब देखो अगर तुम कॉलेज नहीं गए हो, एक बार भी तुमने कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, तुमने ओएस सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है, पीडीएफ कर लो, आंख बंद करके पास हो जाओगे, डन है, और आगे बना बना के लिखना है तुम्हें, वेल एंड गुड। अगर तुम कॉलेज गए हो, थोड़ा बहुत तुमने ओएस को समझा है, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्लास में क्या चलता है, कॉलेज में क्या चलता है। तो कॉलेज में तुम देखा होगा एल्गोरिदम चल रही होंगी, कॉलेज में तुमने देखा होगा डायग्राम्स बनाए जा रहे होंगे, अलग 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 कुछ तो हो रहा होगा। तो वो सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, डायग्राम्स इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। मैंने डायग्राम्स थोड़े मिनिमम रखे हैं इस वीडियो के अंदर, बट डायग्राम्स जो है हर एक का, पेजिंग का एक डायग्राम हो सकता है ना, सेगमेंटेशन का एक डायग्राम, डेडलॉक का एक डायग्राम, डेडलॉक का तो मैंने बताया भी था। तो इन सब के डायग्राम्स जहाँ क्वेश्चन मिल जाए, डायग्राम चेपने ही चेपने हैं, और उनको बना के लिखना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बट एज सच इस पीडीएफ के बेस पे मैं गारंटी दे सकता हूँ, 100 नंबर का अगर पेपर है तो इंटरनल का भी इससे कुछ कुछ पार्ट आ जाएगा, इंटरनल तुम निकाल ही लोगे। एक्सटर्नल 75 में से कम से कम 40-50 नंबर कहीं नहीं गए इस पीडीएफ से। 40-50 तो तुम्हारे रखे रखा है इस पीडीएफ से, यूं मिल जाएंगे हाथ में धरे हुए, अगर तुम ढंग से करते हो तो, ढंग से पीडीएफ के ढंग से पढ़ा जाता है तो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, नेमी नोट्स की साइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके एक्सेस कर सकते हो। और कोई भी इंपॉर्टेंट मेरे को वीडियो मिलेगी आने वाले फ्यूचर में, तो मैं डिस्क्रिप्शन को एडिट करके वो वाली वीडियो वहां डाल दूंगा। जैसे मान लो कोई मेरे को एल्गोरिदम की वीडियो मिल गई, टाइम कम है, एल्गोरिदम की वीडियो मान लो मेरे को नहीं बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ये रहा लिंक, जाओ जाके उस वीडियो को देख लो, ताकि इन फ्यूचर आगे दिक्कत ना आए। और जब पेपर होंगे तो रिवीजन के लिए वीडियो तुम्हें देखनी ही देखनी पड़ेगी। ओएस का पेपर है और तुम ये वीडियो नहीं देख के जा रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं।
मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, तुम छोटा कोई मूर्ख नहीं है अगर तुम ये वीडियो नहीं देख रहे हो। इसके नीचे जाके नेमी नोट्स को एक्सेस करना मत भूलना। फोर्थ सेम डालोगे ये पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करो। और हाँ, सारी की सारी वीडियोस आएंगी, चिंता मत करो, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आएंगी, जरूरी नहीं है इस चैनल पे आएंगी, जरूर मिल जरूर जाएंगी।